हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूँ असिस्टेंट कमांडर डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स and currently the director of the Pathfinders Academy and CPA Pathfinders Pune and Delhi, and one of the top educators on Unacademy platform for defense examinations, CDS, FCAT and CAPF, and the author of three books for McGraw Hill's publication for CAPF Assistant Commandant Examination. Today we are going to discuss the paper 2 of CAPF Assistant Commandant Examination जो हम लोग ने टेस्ट सीरीज में कंडक्ट किया था, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो CAPF पाथफाइंडर्स का हम लोग का टेस्ट सीरीज चल रहा है। आप चाहिए तो ये टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो सकते हो। देर आर 10 टेस्ट। 6 जून 2021 ऑनवर्ड्स ये टेस्ट शुरू है एवरी संडे। देर आर 10 फुल सिलेबस टेस्ट। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट एनी डिटेल्स, you can contact on 9667 540 or 540 for registration and other details. This is a paid test series. इसकी फीस 2500 रुपीज़ है, 250 रुपीज़ पर टेस्ट, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलेगा। पेपर 1 इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंड पेपर 2 आपको डिस्क्रिप्टिव चेक करके इसमें मिल जाएगा। सो इसकी जो पेमेंट डिटेल्स है, यू कैन मेक योर पेमेंट थ्रू UPI और यू कैन सेंड मनी टू ओवर बैंक अकाउंट, ICICI बैंक का जो अकाउंट है, या फिर आप ये जो QR कोड है इसको स्कैन करके भी डायरेक्टली पे कर सकते हो। सो पेपर आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, ये पेपर 2 का 30 मई 21 को जो टेस्ट पेपर हुआ था उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और अनअकैडमी के ऊपर मेरे पेपर 2 के बैचेस भी चल रहे हैं। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अनअकैडमी, यू कैन यूज़ द रेफरल कोड प्रशांत YT10 जो आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको यूज़ करके आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो। CDS, FCAT, CPF कैटेगरी। अनअकैडमी के ऊपर अभी पेपर 2 के डेडिकेटेड बैचेस भी चल रहे हैं। आप 1 महीने में भी पूरा पेपर 2 का प्रिपरेशन कर सकते हो। कुछ सेशंस लाइव और कुछ सेशंस रिकॉर्डेड देख के इसमें सभी के सभी जो एक्सपेक्टेड टॉपिक है उसका भी डिस्कशन ऑलरेडी चल रहा है। और अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, क्रैक CAPF, इसमें सारे पेपर्स, सारे स्टडी मटेरियल्स, नोट्स और सारे टेस्ट के PDF आपको फ्री में मिलेंगे विद आंसर्स। हम लोग सिर्फ पेपर इवैल्यूएशन के पैसे चार्ज करते हैं, अदरवाइज रेस्ट ऑल मटेरियल इज फ्रीली अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। एंड अनअकैडमी के ऊपर भी मेरी फ्री वाली बैचेस भी चल रही है, जैसे कि मेरा डेली सुबह 7 बजे पांडा वाला बैच चल रहा है, जो डेली करंट अफेयर्स वाला बैच है। मेरा 4 बजे टेस्ला वाला बैच चल रहा है। टेस्ला इज़ जनरल साइंस बैच थ्रू NCERTs। सो इसमें 6 to 12th NCERTs में पढ़ा रहा हूँ, जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन में मदद करेगा, क्योंकि इसमें सारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्रारंभा नाम का एक बैच में फ्री बैच कंडक्ट कर रहा था। इसमें पेपर 2 का फाउंडेशन है। ये सभी बैचेस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को ऊपर है। और मेरा पेपर 2 का प्रैक्टिस बैच एक अगले महीना शुरू होने वाला है। इट विल बी अ फ्री बैच, क्रैश कोर्स प्लस फ्री बैच। जुलाई में ये शुरू हो जाएगा। अगर आपको पेड बैच में ज्वाइन नहीं करना है तो पेड बैच में हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसका डिटेल डिस्कशन विद सैम्पल आंसर्स हम लोग उसमें करते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो भी आप कर सकते हो। सो लेट अस कम टू द एसेज। जो ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन में 4 एसेज आपको लिखना है, 2 आर्ग्यूमेंट, 2 रिपोर्ट, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर रहता है। जो ये एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया, तो पहला एसे था यूजिंग टेक्नोलॉजी टू डील विद पैंडेमिक्स, महामारी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। सो ये वाले एसेज में यू कैन स्टार्ट योर एसे, यू कैन इंट्रोड्यूस योर एसे। इसमें बहुत सारे आइडियाज़ है। यू कैन स्टार्ट विद द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। सो व्हील के इन्वेंशन से स्टार्ट कर सकते हो, फायर से स्टार्ट कर सकते हो, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से आप ये ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, या कोई एक एनेक्डोट या स्टोरी से भी स्टार्ट कर सकते हो जो छोटी सी हो, जिसने पूरा सारी चीज़ें चेंज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, आप जो पेनिसिलिन का इन्वेंशन है उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो कि जिससे सारी चीज़ें चेंज होगी। आप माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन से बता सकते हो। ठीक है, तो इससे आप एक स्टोरी जनरेट कर सकते हो जिसमें आपको बताना है कि हाउ टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म द पैंडेमिक्स एंड हाउ इट कैन हेल्प अस टू डील विद द पैंडेमिक्स। सो इंट्रोडक्शन में इसमें कुछ कर सकते हो। इसके साथ साथ
इसको आपको कोविड-19 से कनेक्ट करना है, बताना कि कोविड-19 रिसेंट पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी बदलाव आ गए हैं 2000। इसमें आप रेफरेंस देने के लिए स्पेनिश फ्लू जो 1919 में जो आया था, 1919 1920, उसका भी रेफरेंस दे सकते हो, उसमें कितना कैजुअलिटी हुआ कोविड-19 से भी बता सकते हो, और बता सकते हो कि द टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग अस टू डील विद दिस पैंडेमिक फार मोर इफेक्टिवली। फिर इसकी जो बॉडी पार्ट है, इसमें आपको क्या क्या लिखना है। बॉडी पार्ट में बेसिकली हम लोग लिखते मेन आर्ग्यूमेंट करते हैं। सो वी कैन हैव अ बैकग्राउंड, हम लोग बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। कौन सा बैकग्राउंड हम लोग यूज़ कर सकते हैं? वी कैन यूज़ द बैकग्राउंड ऑफ, we can use the background of, just give me a second. Just give me a second. I'm extremely sorry for this. ये जो बैकग्राउंड है, इसमें मैं बताता हूँ बैकग्राउंड में आप क्या कर सकते हो। अगर जो बैकग्राउंड है, इसमें आप एपिडेमिक्स के बारे में बता सकते हो। यू कैन टॉक अबाउट एपिडेमिक्स। ये एपिडेमिक्स के बैकग्राउंड में आप एग्जांपल दे सकते हो। प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग आया था, इंडिया का भी रेफरेंसेस दे सकते हो। फिर स्पेनिश फ्लू, बहुत सारे और आ चुके हैं, जैसे कि यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ सपोज एपिडेमिक ऑफ कॉलेरा, जिसने ज़रावा का पॉपुलेशन ही ख़त्म कर दिया। स्वाइन फ्लू, और अभी आया हुआ कोविड-19। यू कैन टॉक अबाउट द एपिडेमिक्स एंड हाउ दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड, कि एपिडेमिक्स कैसे आते हैं, क्या है उसका बैकग्राउंड, कॉजेस, इटियोलॉजी, एंड इसके बाद एपिडेमिक्स का इम्पैक्ट, एंड हाउ एपिडेमिक्स डिजास्टर्स आर, उसके जो डिजास्टर्स है उसका डिजास्टर्स क्या हो सकता है। आफ्टर बैकग्राउंड यू कैन डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट कैन हेल्प अस टू डील विद द एपिडेमिक्स। सो टेक्नोलॉजी हम लोग को कैसे मदद कर सकता है। सो टेक्नोलॉजी बहुत सारे चीज़ों से, सबसे पहले डायग्नोसिस, उसके बाद प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ट्रीटमेंट में आएगा हम लोग पहले मॉनिटर करना, ट्रैकिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह था ना। उसके बाद जो मशीन्स है, जो वाइटल्स है, उसको मॉनिटर करना। इसके साथ मेडिसिन्स, लाइफ सपोर्ट, इसके साथ साथ और इन्वेस्टिगेशन, फॉर एग्जांपल सीटी है, एमआरआई है, एक्सरेज है। इसके साथ साथ आएगा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आईटी का यूज़, मोबाइल्स फॉर एग्जांपल। ये दोनों में भी हम लोग को यूज़ करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस जीपीएस को यूज़ करके, वी आर एबल टू मॉनिटर, ट्रैक एंड स्टडी द स्पेशल डेटा,
कि कौन से एरिया में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कितना हो रहा है, कितने लोग अफेक्टेड है, दूसरा अफेक्टेड आदमी तुम लोग से कितना दूर है, कौन सा सेंटर पास में है, कौन से हॉस्पिटल में कितने पेशेंट है, ये सब चीज़ें आप इसके बारे में बता सकते हो। इसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ट्रीटमेंट, न्यू थेरेपीज, उसको फिजिबिलिटी करना। इसके साथ साथ वैक्सीन डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं। जो चीज़ें वैक्सीन डेवलपमेंट करने के लिए पहले 10-10 साल लगा करते थे, हम लोग 1 साल में वैक्सीन डेवलप भी कर दिया। सो वैक्सीन डेवलपमेंट्स, कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, ट्रायल्स, और ये सारे डेटा को स्टैटिस्टिकली मॉनिटर करने के लिए भी सो टेक्नोलॉजी कौन सा बोल सकते हो आप? मोबाइल, जीपीएस, आधार, बायोमेट्रिक वगैरह, कंप्यूटर्स, आईटी, ट्रांसपोर्टेशन भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्पिंग इन डिसीजन मेकिंग, मॉनिटरिंग, पेशेंट को भी मॉनिटर करना, सारे सिम्टम्स को भी मॉनिटर करना, सप्लाई भी मॉनिटर करना। इसके साथ साथ यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप जानते हो ना कि ये जो वैक्सीन है, दिस वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि mRNA वैक्सीन वगैरह वगैरह सारे वैक्सीन से फार्मास्यूटिकल्स में सब जगह पे ये सारी चीज़ों में आपको टेक्नोलॉजी, ये सारी टेक्नोलॉजी मदद करेंगी। अब ये हो गया टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस या प्रॉस्पेक्ट्स, हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट। अभी आपको थोड़ा टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन भी बताना पड़ेगा कि सभी लोगों के पास नहीं है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, अफोर्डेबिलिटी बहुत कम है, देयर इज़ रिच एंड पुअर डिवाइड, देयर इज़ डिजिटल डिवाइड बिटवीन द कंट्रीज टू टेक्नोलॉजी। सभी लोगों के पास इक्वली अवेलेबल नहीं है, नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आपको वे फॉरवर्ड बताना है कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो आपको यही बताना है कि अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, अवेलेबल टेक्नोलॉजी होना चाहिए, जो फॉर ऑल होना चाहिए। सो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये होना चाहिए। इसके साथ साथ अवेयरनेस क्रिएट करना है, डिजिटल डिवाइड फील करना है, मीडिया और गवर्नमेंट मशीनरी उसका यूज़ किया जा सकता है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देना चाहिए। इसके साथ साथ मीडिया ये टेक्नोलॉजी को और इंक्लूड करना चाहिए, फास्टर इम्प्लीमेंटेशन, taking help from the private sectors, and more research and development in this field, more investment and research and development। ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। इसके बाद है आपको करना पड़ेगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम लोग जैसे बताया कि कुछ संस्कृत कोट यूज़ कर सकते हैं। तो दुनिया को सुखी रखना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसको भी यूज़ कर सकते हैं। वसुदेव कुटुंबकम भी बोल सकते हैं। सभी लोगों का ग्लोबल कोऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाले लाइन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। Next question is the role of Indian Army in nation building. This question was already asked. So ये जो question है ये बहुत important question है because it is about nation building. So first we must understand what is nation. So introduce करते हो कि Indian Army या Indian National Army के start से भी कर सकते हो, नेताजी के इसमें से भी स्टार्ट कर सकते हो आप कैसे, या कोई भी इंडियन आर्मी के ऑपरेशन से कर सकते हो। 1962, 1971, 1999 उसके यहाँ से, या कोई भी कोर्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो कि इंडियन आर्मी हैज़ ऑलवेज बीन देयर टू हेल्प इंडिया फाइट विथ एनी एडवर्सरीज। तो इससे रिलेटेड भी, या फिर इंडियन आर्मी से रिलेटेड डेटा जो है
इतना बड़ा आर्मी है, इतना फायर पावर है, इतना इन्वेंसिबल है, इतने वॉर लड़ चुका है, इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो अभी। लेकिन ये हो गया इंट्रोडक्शन, लेकिन आपको कनेक्ट करना पड़ेगा नेशन बिल्डिंग में रोल क्या है। सो इंडियन आर्मी इज़ और ये इंडिया के बारे में है तो मार्क ट्वेन वगैरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इंडिया इज़ क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन वगैरह वगैरह। और यहाँ पे हम लोग इससे भी कर सकते कि इंडियन आर्मी है, अपार्ट फ्रॉम सेविंग इंडिया फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड डीलिंग विद द इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, इंडियन आर्मी और कौन सी चीज़ों में शामिल है। वन ऑफ द जॉब इंडियन आर्मी इज डूइंग इज नेशन बिल्डिंग। सो आपको नेशन बिल्डिंग क्या है, बैकग्राउंड में बॉडी में आप बता सकते हो द प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसमें आपको पूरा बताना पड़ेगा बैकग्राउंड। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डाइवर्सिटी, दूसरा है हमारा कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री, जिसमें इंडिया वाज नेवर अ यूनिफाइड कंट्री एंड नॉट रूल्ड बाय एनी वन रूलर जो फॉर अ सिग्निफिकेंट टाइम। तो हमेशा रूलर चेंज होते गए, लॉयल्टी चेंज होता रहा, लोगों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है, रिलीजन्स है, लैंग्वेजेस है, रीजन्स है, एंड राइवलरीज, कंपटीशन एंड वॉर्स हमेशा चलते रहे। फॉर एग्जांपल मराठा और मुगल लड़ते रहे, मराठा और निज़ाम लड़ते रहे, मराठा और नीचे आदिल शाह लड़ते रहे, फ्रेंच को हम लोग ने मदद किया टीपू सुल्तान के खिलाफ। तो ये जो हमेशा ही चलता रहा है। सो देर वॉज ऑलवेज अ डिवाइड एंड द मिसट्रस्ट between our own people, and that created main hurdles before nationalism, feeling of nationalism is oneness, brotherhood, कि हम सभी लोग एक ही है और एक ही भारत माता के सपूत है। तो ये फीलिंग आने के लिए ये इनकी वजह से, ये सब इश्यूज़ की वजह से मदद नहीं हुआ, इसलिए इंडिया डिवाइडेड था। सो इवेंचुअली फ्रीडम फाइटर्स ने कोशिश किया नेशनलिज्म लाने के लिए, नेशन बिल्डिंग करने के लिए, लेकिन इवन एट द ईव ऑफ 1947 नेशनलिज्म और नेशन बिल्डिंग was still incomplete task. Because there are still problems of the separatism चल रहा है, नक्सलिज्म चल रहा है, उसके बाद इंसर्जेंसी जैसे प्रॉब्लम है, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, जम्मू कश्मीर है, वैसे बहुत सारी जगह पे आज भी सेपरेटिज्म की बातें चलती रहती है, आज भी डिवाइड है, आज भी लड़ाइयाँ है, आज भी इनइक्वालिटीज़ है। तो नेशनलिज्म, ब्रदरहुड is and still idea which needs to be enforced or which needs to be encouraged। तो ये इसका बैकग्राउंड है। नाउ आपको बताना पड़ेगा, बट वन ऑफ द प्लेयर्स हु वाज सिग्निफिकेंटली वर्किंग सेल्फलेसली to create nationalism was Indian Army. So role of Indian Army in nation building. Nation building is the process of building a nation, means building a united and strong nation. सो इसके बारे में अगर आपको बहुत ज़्यादा जानना है तो डायरेक्टली इसको गूगल कर दो, आपको सारा मिलेगा। लेकिन इंडियन आर्मी का रोल क्या है, इंडियन आर्मी ने सभी लोगों को रिच हेरिटेज के बारे में अवेयर किया। इंडियन आर्मी हमेशा इम्पार्शियल रहा। इंडियन आर्मी वर्कड एज रोल मॉडल, अनटचेबिलिटी को उन्होंने कभी यूज़ नहीं किया, कास्टिज्म का अगेंस्ट थे, रिलीजियस सेंटिमेंट्स आर्मी में आने नहीं दिए, सक्सेसफुल इन यूनाइटिंग इंडिया, ऑल इंडियंस, प्रोवाइडेड लीडरशिप based on merit and selfless sacrifice। इसके साथ साथ
इंडियन आर्मी ने जो अपने इथोस, इमेज या फिर अपना जो कल्चर मेंटेन किया है, दिस वाज डाइवर्सिफाइड यूनिटी, जो दिखाई देता है इनके रेजिमेंट से, जो दिखाई देता है इनके वॉर में अलग अलग रीजन से, अलग अलग जगह से लोग जो जान देते हैं देश के लिए, लड़ते हैं उससे. सो दे अल्टीमेटली मेड, they ultimately are successful in portraying themselves as a role model to be followed by every Indian. When all other institutions were by and large failing due to pretty political gains, corruption, nepotism, favoritism, populism, communal hatred, hate speeches, etc. Indian Army remained united and supported the freedom. Indian Army they remained aloof from all the political developments and remained loyal to the peace and stability of the India. तो इसके बारे में आप बता सकते हो, इनका रोल है एक चीज करके आप उसको बता सकते हो. एनालिसिस. इंडियन आर्मी इसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ऑपरेशंस, अभी आप बता सकते हो कि जो उरी के बाद ऑपरेशन किया था, या फिर ऑपरेशन बंदर, ऑपरेशन पवन, कैक्टस, इसके बारे में भी इंटरनेशनल ऑपरेशंस, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, इसमें भी इंडिया का कंट्रीब्यूशन और इंटरनेशनल इमेज बनाने में प्रोफेशनल आर्मी विच जो अननेसेसरी एग्रेसिव नहीं है, इसके बारे में बता सकते हो. एनालिसिस में बता सकते हो कि इनका कंट्रीब्यूशन ये हर एक आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है. ये रोल मॉडल्स हैं जो हर किसी ने फॉलो करना चाहिए, अवेयर होने चाहिए हर कोई. जो इथोस है, वैल्यूज़ है, इनको इम्बाइब किया जाना चाहिए, फॉलो किया जाना चाहिए हर किसी ने. इसके लिए गवर्नमेंट ने भी या फिर इंडियन आर्मी ने भी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज किए करने चाहिए, कुछ मीडिया ने भी इसके लिए कुछ तो करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में देश के लिए अच्छा होगा. एंड यू कैन कंक्लूजन में आप बोल सकते हो, डोंट आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, आस्क डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री. जॉन एफ कैनेडी. उसी हिसाब से हर किसी ने किसने किसने देश के लिए क्या क्या, देश ने उसके लिए क्या क्या किया, इससे पूछने से बढ़िया हम लोग ने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं. सो हर कोई इंडियन आर्मी में शामिल नहीं हो सकता है, हर कोई नेशन बिल्डिंग प्रोसेस जो इंडियन आर्मी कर सकता है उसमें शामिल नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई नेशन बिल्डिंग में पक्का शामिल हो सकता है. और हर कोई इंडियन आर्मी जो इथोस के ऊपर जी रहा है उसको कंट्रीब्यूट कर सकता है. इसके बारे में आप सभी लोग इसमें आप पक्का लिख सकते हो. ओके. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन इज इलेक्ट्रल, ये मिक्सअप हो गया केस. इलेक्ट्रिक वाहनों की संभावनाएं और समस्याएं. बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोस्पेक्ट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल के इसके बारे में हम लोग को लिखना है. इसमें प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स. सो ये सिंपल टॉपिक है. इंट्रोडक्शन में इंडिया के या इलेक्ट्रिक व्हीकल जो एनर्जी सिक्योरिटी है इसके बारे में बात कर सकते हो. दिस इज अ सिंपल टॉपिक. बॉडी पार्ट में आप बता सकते हो बैकग्राउंड में प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कन्वेंशनल व्हीकल्स,
कन्वेंशनल इज फॉसिल फ्यूल वाले, कन्वेंशनल व्हीकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में बोल सकते हो उसके इम्पैक्ट से, पोल्यूशन होता है, क्या क्या होता है, इसे नेशनल इंटरनेशनल क्या इम्पैक्ट होता है, दुनिया के ऊपर क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर सब कुछ आ जाएगा। फिर हाउ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर वन ऑफ द सॉल्यूशंस। एडवांटेजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स। एडवांटेजेस मतलब एडवांटेजेस क्या है, प्रोस्पेक्ट्स मतलब फ्यूचर में क्या क्या किया जा सकता है। उसके बाद आप इसमें बता सकते हो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का एडवांटेजेस और प्रोस्पेक्ट बता दिए, तो प्रॉब्लम्स चैलेंजेस क्या है। प्रॉब्लम्स क्या है, इसमें बैटरी मैनेज करना है, रिचार्ज करना है, टेक्नोलॉजी सब जगह पे अवेलेबल नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत महंगा है, इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी हाई, इन एनीवेज इलेक्ट्रिसिटी भी उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। डिजिटल डिवाइड, पॉवर्टी एंड वो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, एक्सप्लॉयटेशन, और जब इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है मैक्सिमम फॉसिल फ्यूल के ऊपर ही होता है, क्लीन एनर्जी के ऊपर नहीं रहता है, ये सब प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। वे फॉरवर्ड इसमें करना क्या चाहिए। सो वे फॉरवर्ड में इंटरमीडिएट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स रहने चाहिए। इसमें ई व्हीकल्स को प्रमोट करना चाहिए, कन्वेंशनल व्हीकल्स को पहले तो मोर इफिशिएंट टेक्नोलॉजी, उसके बाद धीरे धीरे स्लोली फेज आउट, स्लोली इनको फेज आउट करना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोशन करना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंसेंटिव देने चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इनकरेज किया जाना चाहिए। कंक्लूजन इसका आसान है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड करना है। अर्थ इज इनफ फॉर एवरी मैंस नीड बट नॉट फॉर एवरी मैंस ग्रीड। वसुदेव कुटुंबकम से भी कर सकते हो, बोल सकते हो कि दुनिया को बचाना, द अर्थ इज ओनली नॉन हैबिटेबल प्लैनेट, तभी तो जाके इसको सर्वाइव करना होगा और ये ज़रूरी है। रिफॉर्मिंग द सिविल सर्विसेज इन इंडिया, भारत में सिविल सेवाओं में सुधार। सो बेसिकली इसमें सिविल सर्विसेज मतलब क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। सिविल सर्विसेज सर बेसिकली सर्विसेज विच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड करता है, सिविलियंस को प्रोवाइड करता है, उसको बोला जाता है सिविल सर्विसेज। इसमें क्या आता है, गवर्नमेंट के सभी स्कीम्स आते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के सारे स्कीम्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट के पॉवर्टी से लेके सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। सो ये सिविल सर्विसेज में जो सिविल सर्विसेज है इसमें सुधार लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन। सो इंट्रोडक्शन, यू कैन राइट अबाउट द सिविल सर्विसेज, यू कैन राइट अबाउट महात्मा गांधी का कोट जो है कि सिविल मतलब लोगों की सेवा करना कैसा ज़रूरी है, क्या है, एंड यू कैन इवन राइट अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज, और यू कैन राइट अबाउट एनी ऑफ द एनेक्डोट। और आप बता सकते हो कि सिविल सर्विसेज एक स्टील फ्रेम है जो ब्रिटिश टाइम का दिया हुआ है, जो अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहा है, ऐसा भी बोल सकते हो, और उसको कनेक्ट करना है। फिर बैकग्राउंड में आप डिटेल में बता सकते हो कि सिविल सर्विसेज क्या है। इंडियन सिविल सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हो और बता सकते हो कि पहले वाले सिविल सर्विसेज क्या क्या आते हैं इसमें, डिटेल्स, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्री 1991 में जो लाइसेंस राज हुआ, एंड इसके टाइम पे जो प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि दे लैक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इनर्शिया, बहुत स्लो रहती है। उसके बाद ये अकोमोडेटिव नहीं है, नॉन फ्लेक्सिबल,
ये हमेशा ब्लेम गेम में व्यस्त है। फिर करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, और ये सब कुछ नहीं रहेगा तो इनएक्शन, कुछ भी नहीं करना है, बस दिन काटना है। लेस एफिशिएंसी, they lack the updates about the technology, most importantly अपडेट टेक्नोलॉजी जो प्राइवेट सेक्टर में यूज़ किया जा रहा है उससे बहुत पीछे रहता है, ठीक है ना। तो ये उसके साथ सिविल सर्विसेज और उससे प्रॉब्लम है। सो रिफॉर्म, ये मतलब बैकग्राउंड में हम लोग लिखेंगे अल्टीमेटली बैकग्राउंड के साथ नीड फॉर रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स क्या है, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, व्हाट टू रिफॉर्म मीन्स क्या लाना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पे अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, अवेलेबल, ट्रांसपेरेंसी, फास्टर डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जैम ट्रिनिटी का यूज़, जनधन आधार का यूज़ इसमें आप बोल सकते हो। इसके साथ आप बोल सकते हो कि जैम ट्रिनिटी के साथ साथ you can talk about computers, internet, e-governance, efficient management of resources, allowing private players, flexibility, faster, efficient, लेस करप्शन, नेपोटिज्म नहीं हो, सोशल ऑडिट्स, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स में। इसके साथ साथ एग्ज़ाम के रिफॉर्म में भी बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली अपडेटेड सिलेबस, लिमिटेड अटेम्प्ट्स, doing away with cadre system, preferences and cadres, regular training, best international प्रैक्टिसेस, ये सब चीज़ें के बारे में हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद वे फॉरवर्ड, अब तक का कंट्रीब्यूशन एनालिसिस, गुड थिंग्स एनालिसिस एंड सजेशंस फर्दर implementation, minimum government, maximum governance, maximum good for maximum people, ये सब चीज़ें एंड कंक्लूजन। हर एक बंदा ऐसा होना चाहिए, महात्मा गांधी का जो कोट है कि शुड लुक एट द most destitute person before taking any decision and should think of what my action is going to help
टू दैट फेलो, ऐसा करके कर सकते हो। या फिर रविंद्रनाथ टैगोर का लाइफ इज़ अ सर्विस वाला कोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डेली यूज ऑफ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट विदाउट द मेडिकल एडवाइस इन इंडिया इज अनएडवाइजेबल। ठीक है, अनएडवाइजेबल मतलब एडवाइजेबल नहीं है। तो इसमें फॉर में इंट्रोडक्शन करने के बाद इंट्रोडक्शन में बता सकते हो कि मल्टीविटामिन डेली यूज़ बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत बार तो ऐसा करते हैं कि विदाउट मेडिकल एडवाइस। अनएडवाइजेबल मतलब होना नहीं चाहिए। फॉर में बताना है कि वाई अनएडवाइजेबल। तो वाई अनएडवाइजेबल, अभी इसमें दो स्ट्रेटजीज है। कुछ लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट लिखते हैं, कुछ लोग लिमिटेड आर्ग्यूमेंट लिखते हैं 3-4 और बहुत ज़्यादा डिटेल में इलाबरेट करते हैं। इसमें से दोनों से भी कुछ भी कर सकते हो। तो क्यों अनएडवाइजेबल है? अनएडवाइजेबल इसलिए है क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट दे लैक एक्सपर्टीज, दे आर अनअवेयर ऑफ साइड इफेक्ट्स, overdose may lead to some diseases, DEK के ओवरडोसेस हो जाते हैं। हैबिट फॉर्म होती है मेडिकल यूज़ के लिए, उससे ज़्यादा अपने आप को ये करने का। ठीक है, हैबिट फॉर्म होती है। इसके साथ साथ ये अदर मेडिसिन्स और फूड इंटरेक्शन भी हो सकता है एंड लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगेंस्ट में आप बताओ कि एडवाइजेबल क्यों है। वी नीड मल्टीविटामिन्स। सो डॉक्टर ने एडवाइस किया नहीं किया, हम लोग को नीड है। दूसरा, डॉक्टर्स आर नॉट easily available everywhere. Good for immunity. Doctors' fees are expensive. इसके साथ साथ मल्टीविटामिन्स सभी को ज़रूरत है, कैन एक्चुअली बी हेल्पफुल इन पुअर एंड malnourished country like India, and it might be very late till we reach the doctor. सो इसमें कंक्लूजन क्या करना है? कंक्लूजन में बैलेंस करना है। सो एक तो अवेयरनेस क्रिएट किया जाना चाहिए, राइट डोसेस पता होने चाहिए। सो जो आशा वर्कर है उसका या कोई भी हेल्थ असिस्टेंट है, मेल हेल्थ वर्कर है गवर्नमेंट का, उसके मदद से आप ये देना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मेडिकल कंडीशन सुधारना ज़रूरी है, मेडिकल एंड हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट। और अवेयरनेस में ओवर द काउंटर का ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना चाहिए, दिस माइट इवन बी हार्मफुल, ये भी है। दूसरा, डेली एक्सरसाइजेज आउटसाइड होम शुड नॉट बी स्टॉप्ड अमिंग रेजिंग कोविड-19 केसेस। सो इसमें ये पूछा है कि डेली एक्सरसाइज आउटसाइड होम्स शुड नॉट बी स्टॉप्ड, मतलब आउटसाइड होम्स डेली एक्सरसाइज किया जाना चाहिए। सो इसमें फॉर में क्या लिखोगे? डेली एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए? बेसिकली हेल्थ इज़ वेल्थ। आउटसाइड हेल्दी एक्सरसाइज होता है,
एनीवेज आउटसाइड एक्सरसाइज करने के लिए वेरी फ्यू पीपल actually come out. Good immunity is a good protection against COVID. Good immunity is good protection against COVID. It leads to good mental condition. It refreshes you. Fresh air. This is more helpful in this. एंड एनी वेज घर पे एक्सरसाइज करना हर बार पॉसिबल है ऐसा भी ज़रूर नहीं है. अगेंस्ट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल सिंपली इट माइट लीड टू क्राउड spread of disease, leave you vulnerable. ठीक है, एक्सरसाइज करने के लिए बाहर गए और कोविड हो गया, उसकी वजह से और भी प्रॉब्लम आ सकते हैं. इसके साथ साथ होम इज एक्चुअली सेफर. Many exercise at home are as good as outside. Conclusion: one should follow government norms. If one is going outside, should maintain 1 meter social distance, use double mask, get oneself vaccinated as early as possible, and try to focus on exercising at home. ओके, सो इतना ही है. इसके रिपोर्ट्स में दूसरे वाले इसमें डिस्कस कर लूँगा. इसके रिपोर्ट में इतना ज़्यादा कुछ नहीं था. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.